हे एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ मैं आपके 2 से 3 मिनट ही लूंगा। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करते हैं, जिसे आज के टाइम में सब लोग जो है एक फेक कंसेप्ट मान रहे हैं। ठीक है ना। बट असल में मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे नजरिए से स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में कि इसको आप एक कंसेप्ट के नजरिए से मत देखें। इसको सिर्फ आप एक सोच के हिसाब से देखें। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ एक सोच है कि जो बड़े लोग हैं, मनी माइंडेड लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो इस मार्केट को कैसे रन कर रहे हैं। बस हमें सिर्फ एक बात का पता करना है कि उसके पीछे उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है, और कहाँ वो हमारे लिए ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस के बिहेवियर को समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। तो इसे कंसेप्ट के रूप में ना लें, इसे एक सोच के रूप में लें कि जो बड़े लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो कैसे इसको रन करते हैं, कैसे हमें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग वो इसको चलाते हैं। तो हमें सिर्फ इनके ट्रैप को समझना है, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। सेकंड थिंग ये है कि काफी लोगों का कहना ऐसा भी है कि मैं यहाँ कोर्स बेचने के लिए आया हूँ। तो उनके लिए बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जैसा आपका माइंड सेट सेट है, वैसा आप सोच सकते हैं। मैं यहाँ हर किसी की सोच नहीं बदल सकता। अगर कोर्स ही बेचना है तो मेरे पास में हजारों तरीके हैं कोर्स बेचने के। बट आप लोग उस चीज को अभी नहीं समझेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ना तो कभी कभी भी मैंने कोई पेड प्रमोशन किया, ठीक है ना, ना तो कभी भी मैंने कोई एड्स रन किया, ना कभी भी कोई मैंने ग्रुप रन किया, ना कभी भी मैंने किसी को फोर्स किया कि अगर आप मेरा कोर्स लेंगे तो मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा। नहीं, मैंने ऐसा कोई फेक प्रॉमिस आपको नहीं किया है। ठीक है ना। तो मुझे और ना मुझे कोई इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन कमेंट नहीं कर रहा है, कितने लाइक्स आए हैं, किसने लाइक नहीं किया है। ठीक है ना, मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी बात, ना मैंने कभी भी किसी को कोई शॉर्टकट बताने की कोशिश की है कि मार्केट के पास में कोई शॉर्टकट है, मैं आपको वो शॉर्टकट बताऊंगा और आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ठीक है ना। ऐसा कभी होगा, और ना कभी मैंने ऐसा किया, और ना कभी ऐसा होता है। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हमें इसमें समय देना ही देना पड़ेगा, राइट कंसेप्ट और राइट नॉलेज के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और ना कभी मैंने किसी भी वीडियो के अंदर किसी स्ट्रेटेजी का जिक्र किया है, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी अगर होती तो मैं जरूर बताता। बट एक्चुअल में कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है। क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्राइस है, जो प्राइस की डिलीवरी है, जो प्राइस का बिहेवियर है, वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता। ठीक है, आज आपको एक तरीके से कोई सेटअप मिल गया, कल उस तरीके से वो सेटअप आपको नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेटेजी बनाने का फायदा ही नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सिर्फ प्राइस डिलीवरी को समझे, मार्केट्स को समझे, इनके बिहेवियर को समझे, इनकी इंटेंशन को समझे। उसके बाद जो है मार्केट में अपने डिसीजन बनाए कि आपको ट्रेडिंग करना है या नहीं करना है। ठीक है ना। दूसरी बात कि मेरा मकसद है आप लोगों तक मार्केट की जो भी सच्चाई है, रियल ट्रुथ जो है इसका आपके सामने रखना। ठीक है ना। अब आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी इसमें लॉस हो। क्योंकि मेहनत से की गई कमाई, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 1000 रुपए हो, अगर वो बिना मतलब के लॉस होता है तो सबको दुख होता है। ठीक है ना। इतनी मेहनत से हम लोग जो पैसा कमाते हैं, अगर वो चला जाए तो सबको दुख होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, ना कभी भी मतलब एक और बात जो है मैं रखना चाहता हूं, कभी भी मैंने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, ना तो अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखा के, ना अपने स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट दिखा के। ठीक है ना। पता नहीं दूसरे लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, बट इतने बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाना, बट मैं ये चीज नहीं कर सकता, इतना बड़ा झूठ मैं नहीं बोल सकता, और ना मैं आपसे फेक प्रॉमिस कर सकता हूँ। हाँ, ये कॉम्प्लिकेट है, इतना इजी नहीं है। इसको करने में हमें कम से कम भी 2 से 3 साल का समय लगेगा, वो भी जब आपके पास में एक राइट नॉलेज है। वरना जो लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, तरह तरह के कोर्सेज ले चुके हैं, तरह तरह के लोगों के पास जा चुके हैं, तरह तरह के टीचर को अपना चुके हैं, तरह तरह के कंसेप्ट को अप्लाई करके देख चुके हैं, बट फिर भी कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ये रन कैसे करता है। ठीक है ना।
तो ना तो कोई स्ट्रेटेजी है ना कोई शॉर्टकट है। ठीक है, समय लगेगा बट हम लोग इसको कर लेंगे मिलके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। बट जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उन्हें पता है कि मेरा जो है हर एक स्टूडेंट के प्रति, उसकी सक्सेस के प्रति क्या डेडिकेशन है। ठीक है ना, वो सिर्फ उन्हें पता है जो मुझसे सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। ठीक है ना। और लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को लेके सीरियस है या अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, वो जानते हैं कि मैं यहाँ क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ट्रेडिंग से, फेक चैनल से, फेक नॉलेज से, कॉपी कंटेंट से, फेक ग्रुप से, क्योंकि बार बार हर बार हारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक छोटी सी कोशिश की है मैंने आप लोगों तक मार्केट की सच्चाई लाने की। आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। और कोई भी फोर्स नहीं है, अगर आपको चैनल के जो वीडियोस हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसकी सच्चाई बता सकूं। आई होप कि आप सब लोग समझेंगे और जो है क्लासेस को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिक्चर से आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग जो है आज मल्टी टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। 3 पार्ट में इस वीडियो को रखा गया है। ठीक है, नंबर 1 जो है हम थ्योरी की बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम लोग जो है उसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम उसको एक लाइव ट्रेड लेके दिखाएंगे कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, एक ट्रेड रिकैप बनाएंगे कि कैसे आपको हर चीज को अलाइन करके जो है अपने एंट्री एग्जीक्यूशन बनाने हैं, कहाँ आपको ट्रेड नहीं करना, कैसे आपको मार्केट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो काफी सब्सक्राइबर का मेरे पास में फोन भी आया, मैसेज भी आया है। काफी लोग जो है कंफ्यूज है मार्केट स्ट्रक्चर को लेके, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है मार्केट स्ट्रक्चर को कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे इसको मार्क करें, कैसे इसको समझें। तो सबसे पहली बात, कंफ्यूजन हमें दूर करनी है, कॉम्प्लिकेशन को हमें हटाना है। तो कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए जो काफी लोग बात कर रहे हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, एक्चुअली आपको लेबल्स पे फोकस नहीं करना है। ठीक है ना, लेबल्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, जस्ट आपको इनकी इंटेंशन को, ऑब्जेक्टिव को, पर्पस को समझना है। ठीक है ना। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से इसको समझा सकूं। ठीक है ना, आई होप कि समझने की कोशिश करेंगे। नामों में कुछ नहीं रखा है, नाम चार्ट के ऊपर नाम को भर के मार्केट स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, जितना हो सकता है उसको सिंपल रखिए। और सिंपल कैसे रखना है उसके ऊपर ही ये पूरा वीडियो होने वाला है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, हमने एक मार्केट स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क लिया है जिसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर के सिर्फ 3 ही प्रकार लिए। ठीक है ना, इसके अलावा हमें कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला आया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। एक आपका होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक आपका होगा मिटिगेशन स्ट्रक्चर, और एक आपका होगा इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो अब जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, सब लोग जानते ही हैं कि मार्केट के पास में मल्टीपल टाइम फ्रेम है और हर टाइम फ्रेम जो है अपने स्ट्रक्चर के साथ रन करता है। ठीक है ना, मार्केट के पास में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है और हर टाइम फ्रेम अपने स्ट्रक्चर के साथ में रन करता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइम फ्रेम के किस स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप मिटिगेशन स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं, कि आप इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर मार्केट में होगा, आपका एक्सटर्नल है, मिटिगेशन है, इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर है, हर किसी के अंदर अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। राइट, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, उनके अंदर अपना खुद का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। और हर स्ट्रक्चर का जो है 2 ही ट्रेंड होता है, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मिटिगेशन स्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। तो सिर्फ जो है मार्केट 2 ही ट्रेंड में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 है आपका अप ट्रेंड, नंबर 2 है आपका डाउन ट्रेंड। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
उसके बाद जो है हमने टाइम फ्रेम के भी जो है मतलब तीन टाइप से जो है हमने टाइम फ्रेम्स को लिया है। नंबर वन है आपका करंट टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर, सेकंड है आपका हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन है आपका लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। अब करंट टाइम फ्रेम का मतलब हुआ जिस टाइम फ्रेम में हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं। सपोज करके चलते हैं कि हम मार्केट को 15 मिनट में देखते हैं, ठीक है ना, 15 मिनट में देख रहे हैं, तो 15 मिनट का जो हमारा टाइम फ्रेम हुआ उसे हम बोलते हैं करंट टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। 15 मिनट से बड़ा जो टाइम फ्रेम हुआ उसे हम बोलेंगे हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। 15 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम जो हुआ उसे हम बोलेंगे लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। तो टाइम फ्रेम्स में भी कंफ्यूज नहीं होना है, तीन ही प्रकार के टाइम फ्रेम होते हैं, करंट टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर और लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। आई होप कि समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर नाम लिया हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का, तो अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हायर टाइम फ्रेम है और लोअर टाइम फ्रेम है वो हर एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिर्फ आपका हायर टाइम फ्रेम का होगा, राइट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका हायर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका लोअर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है। उसी तरीके से मिटिगेशन स्ट्रक्चर जो है आपका वो हायर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है और मिटिगेशन स्ट्रक्चर जो है लोअर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है। अब बात आई इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर की। जो है हायर टाइम फ्रेम के भी इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर होते हैं और लोअर टाइम फ्रेम के लिए भी मार्केट में इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर होते हैं। आई होप आप साथ साथ में जो है इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे, अपनी नोट्स भी बना रहे होंगे, और जो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करना। मैं उम्मीद करता हूं कि या मैं मतलब कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मिला के कोई नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए जिसमें भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है। और दूसरी बात ये कि मैं इतनी उम्मीद लेके चल रहा हूं कि इसमें मैंने हर एक बात बताने की कोशिश की है। बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरीके से देखेंगे, किस प्रकार से इसको समझेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया उनको एक बार इन शॉर्ट में जो है देख लेते हैं कि उनका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने वहां इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है बोला था, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने वहां पे बोला था। तो आखिरकार क्या है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? मार्केट का आउटर स्केल्टन, मार्केट का एक ऐसा आउटर स्केल्टन जो बड़े ट्रेंड को डिफाइन करता है, जैसे हायर टाइम फ्रेम में ब्रेको स्ट्रक्चर या हायर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर, राइट। अब मिटिगेशन स्ट्रक्चर क्या है? इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर्स, राइट। मिटिगेशन स्ट्रक्चर क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। और थर्ड वन है इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर। इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्मार्ट मनी का ट्रैप सेटअप जिसमें वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करके बाय या सेल करने के लिए, ठीक है ना, राइट। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या हुआ? मार्केट का एक ऐसा आउटर स्केल्टन जिससे हम बड़े ट्रेंड को डिफाइन करते हैं, जैसे हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है या हायर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर आपका हुआ है। मिटिगेशन स्ट्रक्चर क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर को फिल करने के लिए बनने वाले स्ट्रक्चर। और इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्मार्ट मनी का एक ऐसा ट्रैप जिसमें वो हम जैसे छोटे ट्रेडर्स को या रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करता है बाय या सेल करने के लिए, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है और वो उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपने ट्रेंड्स को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आया इंटरनल स्ट्रक्चर। हर एक एक्सटर्नल मिटिगेशन इंड्यूसमेंट के अंदर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो हमें एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब चाहे आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या मिटिगेशन स्ट्रक्चर हो या इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर हो, इन हर किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिनकी मदद से हम ये ढूंढ पाते हैं या ये देख पाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा जोन हमें इंड्यूस करेगा, कौन सा जो है लिक्विडिटी जोन है, और किससे जो है हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की मदद से हमें क्या हेल्प मिली? एंट्री और एग्जिट लेने में, राइट। लास्ट में आया ट्रेंड्स के बारे में। जैसा कि हमने बोला था कि हर स्ट्रक्चर सिर्फ दो ही ट्रेंड में एग्जिस्ट करेगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड।
कोई भी स्ट्रक्चर साइडवेज नहीं। साइडवेज सिर्फ एक एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जो नेक्स्ट अप या डाउन में ब्रेक होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है ना। कई बार आपको लगता है कि मार्केट इस तरीके से किसी सप्लाई जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है, बट एक्चुअल में वो जो कंसोलिडेशन है वो एक तरह का एक्यूमुलेशन भी हो सकता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। वो होने के बाद ही पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। अब सपोज करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे 2 से 3 घंटे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद में जो है अपसाइड में ब्रेक कर दिया। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन किया गया है मार्केट में, क्या ये बायर्स के द्वारा कंटिन्यूएशन करने के लिए किया गया है, या ये बायर्स के द्वारा सिर्फ मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए किया गया। और बाय साइड लिक्विडिटी क्यों क्रिएट होती है, ये जो सारी जो बातें हैं ये आगे आगे थोड़ा थोड़ा जाके डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर उनका ऑब्जेक्टिव है मार्केट को रिवर्स करना, तो एक्यूमुलेशन जो है मार्केट में सिर्फ स्टॉप हंट के लिए भी किया जा सकता है, और स्टॉप हंट से जो है वो मार्केट में अपने बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से जब मार्केट कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसे आप लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं, कि किसी डिमांड के ऊपर जाके मार्केट जो है स्टक हो गया है, काफी देर से मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो वहां एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है प्राइस को। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है उसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ चली गई, नहीं। आपको ये समझना है कि उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए किया है, या सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए किया है, क्योंकि उसे अपना हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है कंटिन्यू करना था। तो दोनों के दोनों पहलू हैं। एक्यूमुलेशन जो है मार्केट में स्टॉप हंट के लिए भी होता है और कंटिन्यूएशन के लिए भी होता है। तो कई बार आप लोग देखते हैं कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, अपसाइड में ब्रेकआउट किया और उसको रिटेस्ट करके जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर जाती है। बट काफी केसेस में आपने ये भी देखा है कि उन्होंने एक्यूमुलेशन किया, अपसाइड में ब्रेकआउट किया, उसके बाद में पूरा मार्केट रिवर्स हो जाती है। उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। नहीं, वो ऑब्जेक्टिव से आप पता लगा सकते हैं कि अगर अपसाइड में जो ब्रेकआउट हुआ है वहां कंसोलिडेशन करने का क्या मतलब था, किस वजह से वहां कंसोलिडेशन किया जा रहा था या एक्यूमुलेशन किया जा रहा था, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए या जस्ट जो है मार्केट में रिवर्सल के लिए। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे, हम जो भी अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा डीप जाके समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है पूरी प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिले कि मार्केट स्ट्रक्चर आखिरकार वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिया है, इसकी एक बार डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और साइड में हमने यहाँ पे एक लाइन चार्ट भी बनाया है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब व्हाट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये मार्केट का एक बड़ा स्केलेटन होता है जो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है हमें ये दिखाता है। इससे हम मोस्टली हायर टाइम फ्रेम पर समझते हैं, जैसे 4 आवर हुआ, डेली हुआ, वीकली हुआ। जब भी कोई ब्रेको स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हायर टाइम फ्रेम पे होता है तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। ये जो बड़ा जो हमने हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिया है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये 4 आवर का है। तो 4 आवर में जब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया तो इससे हमें एक ओवरऑल ट्रेंड का पता चला कि 4 आवर का जो ट्रेंड है वो मार्केट में कंटिन्यू करना चाहता है। तो इससे हमें एक डायरेक्शन मिली कि 4 आवर का जो बायज है मार्केट में वो हमारा बाय का है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के, या इंटरनल के अंदर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनको देख के जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहां से कंटिन्यू करेगा, कहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कौन सी डिमांड से वो ऊपर की तरफ जाएगा। राइट, कई बार तो वो सारी डिमांड्स को ब्रेक कर देता है। क्या हमें ये भी पता चल सकता है कि मार्केट में जो है हायर लो का ही ब्रेकआउट होने वाला है? यस, हमें ये चीज पता चल सकती है कि मार्केट में जो है आपका हायर लो का भी ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है ना। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्टिव पे। इट मींस कि जो मार्केट ने आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है देन डेफिनेटली मार्केट कैन ब्रेक दिस। मार्केट उसको इजीली ब्रेक कर सकता है। वो किससे पता चला? ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अब इसके अंदर बारी आती है व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बड़े ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे मूव्स, जो ये आपको बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हायर लो से हायर हाई, उसके बीच में जो आपको ये मूव्स नजर आ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है।
और इससे हमें पता चलता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस ने कैसे बिहेव किया है। राइट, इससे हमें प्राइस के बिहेवियर का पता चलता है, और उस बिहेवियर से हमें पता चलता है कि मार्केट के लिए इनमें से कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है, कौन सा जो है इंड्यूसमेंट पॉइंट है, और कौन सा जो है कंटिन्यूएशन पॉइंट है। राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है समझने में कि कौन सा जो है मार्केट के लिए लिक्विडिटी पॉइंट है, कौन सा जो है इंड्यूसमेंट पॉइंट है, और कौन सा जो है कंटिन्यूएशन पॉइंट है। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसी की हेल्प से हम अपनी एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। ठीक है ना, बिना इसके हमें आइडिया ही नहीं आएगा कि मार्केट कहां से कंटिन्यू करने वाला है। जब चार्ट पे जाएंगे तो मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की इसको कोशिश करूंगा कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आपको देखना है। राइट, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बारी आती है व्हाट इज मिटिगेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रक्चर। मिटिगेशन को समझने से पहले आपके लिए जरूरी है मिटिगेशन का मतलब समझना, जिसे बेसिकली रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम बेसिकली रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। तो मिटिगेशन का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद, जिसे हम स्टॉप हंट या लिक्विडिटी ग्रैब भी कहते हैं। क्योंकि अगर मार्केट अप साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है तो इट मींस कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है स्टॉप हंट भी कर रही है, क्योंकि काफी लोग इसे रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन मान के यहां से सेल करने की कोशिश करते हैं, और स्टॉप लॉस जो है इस रेजिस्टेंस या सप्लाई के ऊपर वो लोग लगाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, आप इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और यहाँ पे भी जो है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ट्रेंड का, जो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाया है, ट्रेंड बनाया है, ट्रेंड का वापस अपने स्ट्रक्चर में जाना। ठीक है ना, ट्रेंड का वापस अपने स्ट्रक्चर में आना, ताकि स्ट्रक्चर बनाते समय या ट्रेंड बनाते समय मार्केट में जो भी गैप या इम्बैलेंस रह गया था उसको फिल किया जा सके। राइट, ट्रेंड बनाते हुए जो मार्केट में गैप या इम्बैलेंस रह गया था, मिटिगेशन की मदद से उसको बैलेंस किया जा सके, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। ठीक है ना, तो मिटिगेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड का अपने स्ट्रक्चर में वापस आना, ताकि स्ट्रक्चर के गैप या इम्बैलेंस को फिल किया जा सके। राइट, तो वो फिल किसकी वजह से होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल लिक्विडिटी। आप कुछ भी बोल दो कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मार्केट में क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल लिक्विडिटी ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल लिक्विडिटी की हेल्प से, ठीक है ना, किससे किससे फिल करेंगे वो इम्बैलेंस को या गैप को, इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल लिक्विडिटी की मदद से। अब बात आती है कि वो क्रिएट क्यों होता है। जो क्रिएट होता है मार्केट में स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर के एंटर होने से। जब स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स जो है मार्केट में अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनके जो है लार्ज ऑर्डर मार्केट में होते हैं। रिटेल ट्रेडर से हमेशा ज्यादा जो है उनका बड़ा ऑर्डर रहता है, जिसके कारण जो है मार्केट में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। राइट, तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल लिक्विडिटी की हेल्प से जो क्रिएट होता है स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर्स के मार्केट में एंटर होने से, उस इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल लिक्विडिटी की हेल्प से स्मार्ट मनी अपनी ओल्ड पोजीशन को मैनेज करता है या कट करता है, और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को भी फिल करता है जो उस गैप या इम्बैलेंस में रह जाते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी की कमी के कारण क्योंकि लिक्विडिटी की कमी के कारण स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर एक साथ अपने पूरे ऑर्डर नहीं लगा सकता। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो एक साथ अपने पूरे ऑर्डर नहीं लगा सकते, जिसके कारण मार्केट में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये जो मिटिगेशन आता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब ट्रेंड अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब ट्रेंड अपने स्ट्रक्चर में वापस आता है उसको बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस करते वक्त जो वो स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है ना, इस तरीके से जो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है उसे बेसिकली बोला जाता है मिटिगेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में हायर लो से लेके हायर हाई तक आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो बना हुआ है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को जो बैलेंस करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसे हम बोल रहे हैं मिटिगेशन स्ट्रक्चर। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद एक बार मैं स्लाइड को जो है बैक करना चाहूंगा। इसके बाद यहाँ पे हमने दो चीज का नाम लिया है,
एक हमने गैप या इम्बैलेंस का नाम लिया है, सेकंड हमने नाम लिया है ओल्ड पोजीशन को मैनेज या कट करना। इससे मेरा क्या मतलब था उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले गैप की बात करते हैं, जिसे फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। जनरली सब लोगों को पता है कि फेयर वैल्यू गैप जो है एक प्राइस का इम्बैलेंस है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फेयर वैल्यू गैप इज ए प्राइस प्राइस इम्बैलेंस। इट रेफर्स टू ए लैक ऑफ मार्केट एफिशिएंसी दैट इज कॉज्ड बाय ए सडन इरिवर्सिबल मूवमेंट। किसी प्राइस पे मार्केट का सडन से रिवर्स आना और बुलिश फ्लो को ब्रेक कर देना, ठीक है ना। बुलिश फ्लो को ब्रेक करना किसी सर्टेन प्राइस वैल्यू पे जाके, उससे हमें अभी ये पता चला कि यहां पे जो है मार्केट में सप्लाई से ज्यादा मार्केट में डिमांड है। अब ये वाला जो एकदम से जो रिवर्स मूव आता है वो आता क्यों है, वो जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। और इससे हमें एक बात और पता चलती है कि यहाँ पे जो ये लास्ट फ्लो था, बुलिश फ्लो था, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स की कमी है जो प्राइस को जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, राइट। तो ये हुआ एफपीजी का आपका मतलब। तो एफपीजी बनता कब है ना, कब बनता है एफपीजी? बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज और हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान ये बनता है, या जब मार्केट में स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं, जब वो एंट्री और एग्जिट करते हैं उस दौरान ये बनता है, या मार्केट में बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब जब होती है और उसके बाद मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश किया जाता है, तब ये आपका बनता है, ठीक है ना। और दिखता कैसे है, तीन कैंडल के बीच का जो गैप होता है, एक गैप बिटवीन थ्री कैंडल्स, उसे हम बेसिकली बोलते हैं आपका फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म्ड इन डिमांड जोन। तो सबसे पहले मार्केट जो है डिमांड क्रिएट करेगा, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर्स का लास्ट फ्लो था, जब बायर्स उसको कंप्लीटली ओवरटेक करते हैं और फिर सेलर फेल होता है अपने ऑर्डर्स को मैनेज करने में, और बायर्स ने जब प्राइस को एग्रेसिवली पुश किया, तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी के कारण क्या होता है कि प्राइस जो है एग्रेसिवली अप साइड में जो है पुश करता है, जिसके कारण जो है मार्केट में एक गैप क्रिएट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मार्केट में सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, ठीक है। इसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे सप्लाई है, तो सप्लाई पे जो है सपोज करके चलते हैं कि 1000 पीपल जो है सेल करने वाले हैं, और यहाँ पे जो डिमांड मतलब यहाँ पे जो भी प्राइस लेवल है जहां पे ये सप्लाई बनी है, उस प्राइस पे इस सप्लाई को देख के 1000 लोग जो है सेल करने वाले बैठे हैं और 3000 लोग जो है बाय करने वाले बैठे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सेलिंग ऑर्डर से ज्यादा मार्केट में बाइंग ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे 1000 लोगों के ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट 2000 लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब कि वहां इतने सेलर्स नहीं है जो उनके ऑर्डर्स को एब्जॉर्व कर पाए, जिसके कारण जो है मार्केट में प्राइस को बढ़ा दिया जाता है ड्यू टू हाई डिमांड। भाई ये इस प्राइस पे जो है डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहां कोई सेलर नहीं है, राइट। इस कारण मार्केट में क्या क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। थर्ड पॉइंट है कि वाई इज फेयर वैल्यू गैप फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इसका यहाँ पे हमने लिखा भी है, लैक ऑफ ऑर्डर्स रिमेनिंग टू बी फुलफिल्ड, ठीक है ना। जो जो जब ये सडन रिवर्स मूवमेंट आया, जब मार्केट में एकदम से अपोजिट मूवमेंट आया जिसने बुलिश फ्लो को ब्रेक कर दिया, तब हमने बोला कि यहाँ पे ऑर्डर्स की कमी के कारण जो है ये एरिया फुलफिल नहीं हुआ है। इसका मतलब नो मैचिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एज एट दिस प्राइस लेवल। इस प्राइस के ऊपर जो है बायर्स और सेलर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो आपस में मैच नहीं हो पाए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है कि 2000 लोग जो है खरीदने वाले हों और बेचने वाले जो है 5000 लोग हैं। तो जो 3000 ऑर्डर का बीच में जो मतलब मिसमैच हुआ, उसने क्या क्रिएट किया, मार्केट में एक गैप क्रिएट किया। तो गैप के अंदर क्या होते हैं, उनके अनफिल्ड ऑर्डर्स, किसके, सेलर्स के अनफिल्ड ऑर्डर्स, जो मार्केट में फिल नहीं हो पाए थे, राइट। और सेकंड थिंग इसमें, जो लास्ट बायर्स यहां पे था, सडन रिवर्स के कारण जब उसका ब्रेकआउट किया, तो बायर्स भी फेल हुआ अपनी पोजीशंस को मैनेज करने में, राइट। पोजीशंस को मैनेज करना आप अगले स्लाइड में सीख जाएंगे कि पोजीशंस को मैनेज कैसे करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है
कि फेयर वैल्यू गैप एक सिग्नल है कि मार्केट सिग्नल है इम्बैलेंस का मार्केट में, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर इम्बैलेंस है। सेकंड, इंस्टीट्यूशन एंड बिग प्लेयर्स इसे यूज करते हैं बायर्स और सेलर्स को जो है इंड्यूस करने के लिए, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो सके और उससे जो है वो अपने ऑर्डर्स को फिल कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि हर फेयर वैल्यू गैप को 100% फिल किया जाए। अगर फेयर वैल्यू गैप आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन पे बना हुआ है तो मार्केट वहां से ऑब्वियसली आपका जो है एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड क्रिएट कर सकती है। बट अगर स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो उसे जो है फिल करेगी, उसके बाद जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, राइट। ओके, तो आई होप कि यहां तक भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्यों आता है मिटिगेशन, आखिरकार मिटिगेशन आता क्यों है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर हमेशा कोशिश करते हैं बेस्ट पॉसिबल प्राइस से बाय या सेल करने की। क्योंकि बिग प्लेयर हमेशा कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे प्राइस लेवल पे वो सेल कर सके। कहने का मतलब हुआ कि महंगे से महंगे प्राइस लेवल पे वो सेल कर सके और सस्ते से सस्ते प्राइस लेवल पे वो बाय कर सके, ठीक है ना। इसलिए वो रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग प्राइस से इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, रॉन्ग प्राइस से सेलर को इंड्यूस करते हैं बाय या सेल करने के लिए, ताकि मार्केट में वो बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट कर सके, ठीक है ना। ताकि मार्केट में वो बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को क्रिएट कर सके और उस लिक्विडिटी की हेल्प से मार्केट में मिटिगेशन आता है, ठीक है ना। उस लिक्विडिटी की मदद से मार्केट में मिटिगेशन आता है, क्योंकि इंड्यूस करते वक्त जो है स्मार्ट मनी भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करता है, जिसको काटने के लिए वो बाद में आता है, ठीक है ना। आई होप कि इतना आप समझे होंगे। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर्स हमेशा कोशिश करते हैं बेस्ट पॉसिबल प्राइस से बाय या सेल करने की, उसके लिए रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग प्राइस से इंड्यूस करते हैं बाय या सेल करने के लिए, ताकि मार्केट में बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो और उस लिक्विडिटी की हेल्प से मार्केट में मिटिगेशन आता है और उस मिटिगेशन से स्मार्ट मनी अपनी ड्रॉ डाउन जो पोजीशन है, ठीक है ना, ड्रॉ डाउन पोजीशन को एडजस्ट, नेक्स्ट स्लाइड में 100% आपको क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट मनी अपनी ड्रॉ डाउन पोजीशन को एडजस्ट या क्लोज करता है और इंटरनल स्ट्रक्चर की हेल्प से प्राइस को मैनिपुलेट करता है, जिससे रिटेल ट्रेडर इंड्यूस होते हैं और इंड्यूस करने से मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है और उस लिक्विडिटी से फिर अपने पेंडिंग ऑर्डर को फिल करते हैं और ओल्ड पोजीशन को मैनेज भी करते हैं, जिससे स्ट्रक्चर को बैलेंस किया जाता है और उसके बाद जो है वो अपना इनिशियल ट्रेंड जो है कंटिन्यू करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बिग प्लेयर को सेल करना है, ठीक है ना। अब बिग प्लेयर को सेल करना है। अब ये जो सप्लाई है या रेजिस्टेंस है, कॉमन सी बात है कि ये सबको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर सब लोग मतलब कोई सप्लाई आपको दिख रही है, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, अब सोचने वाली बात इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग हर कोई मतलब यहां से सेल करने के लिए सोचेगा, सप्लाई से सेल करने के लिए सोचेगा, तो वो सेल कैसे कर पाएगा जब तक उसे अपोजिट में ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर सब लोग सेल करने के लिए बैठे हैं, वहां पे बायर नहीं है, तो आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, जब सब लोग यहां से सेल करते हैं तो स्मार्ट मनी यहां से बाय करता है, राइट। स्मार्ट मनी यहां से सेल भी करता है और बाय भी करता है, वो दोनों चीज एक साथ में कर सकते हैं। स्मार्ट मनी एक सप्लाई पे जो है इंड्यूस करने के लिए बाय भी करता है, सेल भी करता है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट की जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट में सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो मार्केट के लिए एक बाय ऑर्डर होता है, राइट। सेलर्स का स्टॉप लॉस जो है मार्केट के लिए एक बाय ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग सेल करते हैं किसी सप्लाई पे तो आप एसएल इसलिए लगाते हैं ताकि आपको नुकसान ज्यादा ना हो। इसका मतलब जो भी चीज आपने बेची है उसको आप वापस परचेज करेंगे महंगे में, अगर वो आपके प्राइस लेवल से ऊपर गया। इट मींस कि जब आप सप्लाई पे थे तो आप सेलर थे, आप सेल करने की कोशिश कर रहे थे, बट जब उसने सप्लाई का ब्रेकआउट कर दिया तो नुकसान से बचने के लिए आपने अपनी चीज को वापस खरीद लिया महंगे में, ठीक है ना। तो जितने मतलब जितने महंगे में खरीदा और जहां से बेचा था उसके बीच का जो आपका प्राइस आया
ठीक है, उतना आपको नुकसान हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सप्लाई पे हर कोई सेल करने का सोचेगा तो आप बायर कहां से लेके आएंगे? तो बायर को लाने के लिए वो स्मार्ट मनी जो है यहां से बाय भी करता है, सेल भी करता है, फिर से बाय करता है, ताकि मार्केट में उस लेवल को ब्रेक किया जा सके। अब ब्रेक करने से क्या होता है, जितने भी सेलर्स है वो सारे सेलर्स के जो स्टॉप लॉस है वो बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेकआउट के बाद जो है नया बायर मार्केट में आता है। रिटेस्ट पे भी क्या होता है कि नया बायर मार्केट में आता है। तो ब्रेकआउट करने के पीछे रीजन क्या होता है कि उन्हें बायर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो है बायर्स चाहिए, क्योंकि सेल करने के लिए जो है बायर्स की उनको जरूरत है। ठीक है ना। इसलिए उसे बोला गया बाय साइड लिक्विडिटी। अगर उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केट में बायर चाहिए। इसलिए वो ट्रैप करते हैं लोगों को, एक सप्लाई से वो बाय भी करते हैं, एक सप्लाई से वो सेल भी करते हैं, ताकि मार्केट में आपको लगे कि वो सप्लाई जो है प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रही है, बट असल में वो एक ट्रैप होता है। अगेन स्मार्ट मनी यहां से बाय करता है और उस लेवल को ब्रेक करता है, जिससे सबके एसएल हिट होते हैं, और एसएल हिट होने से वो इजीली अपनी पोजीशन को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है ना। तो अब यहां पे जो उन्होंने सेल किया, राइट, अब सेल किया है और मार्केट ऊपर चली गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी का जो ट्रेड है वो भी ड्रॉ डाउन में चल रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से इंटरनल प्राइस में भी ऐसा ही मार्केट क्रिएट करती है। जैसे कि ये आपका एक सप्लाई जोन था, जब इसका ब्रेकआउट किया गया मार्केट में, राइट, तो स्मार्ट मनी ने यहां सेल भी किया है, स्मार्ट मनी ने यहां बाय भी किया है, स्मार्ट मनी ने यहां सेल भी किया है, राइट, और यहां पे बाय भी किया है। तो अब आपको ये देखने हैं कि स्मार्ट मनी जब सेल कर रहा है और बाय कर रहा है, क्या वो अपनी ट्रेड को मैनेज कर पाया? उस दौरान नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी की कमी के कारण जो है वो अपनी पोजीशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें अपनी पोजीशंस को मैनेज करने के लिए सेल साइड लिक्विडिटी जरूरत होती है। तो सेल साइड लिक्विडिटी की उन्हें जरूरत पड़ती है कि अपनी पेंडिंग पोजीशन को जो है मैनेज किया जा सके, या जो उस दौरान जो गैप क्रिएट हुआ था और उस गैप के अंदर जो है उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे, उनको फुलफिल किया जा सके, राइट। और सेल करने के लिए उन्हें क्या चाहिए मार्केट में? बाय साइड लिक्विडिटी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्हें बाय करना है, पहले पहले बात क्या थी कि अगर उन्हें सेल करना है तो उन्हें चाहिए बायर, अब उन्हें बाय करना है तो उन्हें चाहिए सेलर। तब जो है मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर अपना रोल प्ले करता है। सबसे जरूरी बात हमें यह समझना है कि डिमांड अगर आपको दिख रही है तो वो डिमांड जो है सबको दिख रही होगी। सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा डिमांड जो है इंड्यूसमेंट है, कौन सा जो है लिक्विडिटी पॉइंट है, कौन सा जो है कंटिन्यूएशन पॉइंट है, कहां उनके ट्रेड जो है मैनेज नहीं हो पाए थे, कहां जो है उनके ऑर्डर्स जो है फिल नहीं हो पाए थे, कहां उनके ऑर्डर्स जो है पेंडिंग है। तो अगर हम ये दो चीज को फाइंड कर लें कि उनका जो है ट्रेड कहां मैनेज नहीं हुआ था और उनके ऑर्डर्स कहां पेंडिंग है, तो हम क्लियरली ये समझ पाएंगे कि मार्केट जब रिट्रेस करेगा, मिटिगेशन के लिए आएगा, तो वो मिटिगेशन मार्केट में कहां तक आ सकता है, किस डिमांड तक वो आ सकता है, राइट। तो अब भाई उन्हें सेल साइड लिक्विडिटी कैसे मिलती है? तो जब वो एक डिमांड पे आता है तो लोअर टाइम फ्रेम में वो हमें चेंज ऑफ करेक्टर करके दिखाता है, जिससे सबको ये लगता है कि मार्केट इसी डिमांड से जो है कंटिन्यू करेगा। तो अगर सब लोग मान लो डिमांड से बाय कर रहे हैं और उसके नीचे अपना क्या रख रहे हैं, एसएल रख रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट में मतलब डाउन साइड में जब मोमेंटम आता है, स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है। जब सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पोजीशंस को भी मैनेज करना है और अपने गैप को भी फिल करना है। ठीक है ना। बाइंग के ऑर्डर्स को फिल करना है, वो किसकी मदद से होगा? सेलर की मदद से। तो जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट में होगा तो जितने भी बायर हैं वो जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, उनके स्टॉप लॉस को बोला गया मार्केट में सेल ऑर्डर। क्योंकि उन्होंने अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी और उसका प्राइस जो है 80 रुपए का आ गया, तो उन्हें 20 रुपए का नुकसान चल रहा है। ठीक है ना। तो अब वो अपनी चीज को सेल करना चाहते हैं, बाय तो वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो डिमांड पे एक ट्रेडर बायर बनता है और डिमांड के ब्रेकआउट के बाद वही ट्रेडर जो है मार्केट में एक सेलर बन जाता है। और डिमांड के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में नया सेलर आता है, क्योंकि ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे दुनिया ट्रेड करती है, अलग अलग लॉजिक से वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है ना। तो उन्हें मार्केट में इतनी इनफ लिक्विडिटी मिल जाती है कि जिससे वो अपनी ओल्ड पोजीशंस को भी मैनेज कर सकते हैं
और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को भी वो फिल कर सकते हैं। जब उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो है मार्केट अपना इनिशियल ट्रेंड कंटिन्यू करती है। और हम लोग यही सोचते रह जाते हैं कि मार्केट कहाँ किस डिमांड से कंटिन्यू करेगी, अरे उसने तो डाउन ट्रेंड बना दिया, पहले मैं इस डाउन ट्रेंड को खत्म होने देता हूँ। इतनी देर में वो खत्म होता है तो मार्केट अपना जो है पूरा मूव ही यहां से क्रिएट कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हम बाइंग में शामिल हो पाए, ना हम सेलिंग में शामिल हो पाए, ना हम प्रो ट्रेंड में शामिल हो पाए। हर बार लॉस। ठीक है, कई बार जो है कितना परसेंट, ज्यादा से ज्यादा 20 to 30% जो हमें ट्रेड सेटअप मिलते हैं, 80% तो ये अपोजिट में चलता है। अपोजिट में चलने का कारण, हम लिक्विडिटी को नहीं समझ पा रहे हैं कि लिक्विडिटी का क्या प्रोस्पेक्टिव है, लिक्विडिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, बायर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, सेलर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केट का क्या ऑब्जेक्टिव है, बायर सेलर का इंटेंशन कहाँ है, कौन से जोन से ये कंटिन्यू करेंगे, कौन से जोन को ये ब्रेक करेंगे, कहाँ इनकी पोजीशंस को मैनेज नहीं हुआ था, कहाँ इन्हें अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है, कहाँ इन्हें अपने गैप को फिल करना है। तो अगर ये सारी बातें हम लोग समझ लें, तब जाके आपको मिटिगेशन का मतलब समझ आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है मिटिगेशन के लिए आ रहा है जैसे या पुल बैक लेने के लिए आ रहा है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप मार्केट के इंटेंशन को या इंटरेक्शन जोन्स को, जो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताए थे, उनको समझें। उसके बाद जो है मार्केट में किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करें। विदाउट ऑब्जेक्टिव इंप्लीमेंट करना सच में रिस्की है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये बाय साइड लिक्विडिटी का यूज इन्होंने मार्केट में सेल करने के लिए किया है या पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए किया है, तो आप दोबारा से फंस जाएंगे यहां पे। क्योंकि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी का यूज दो तरीके से करती है। बड़े प्लेयर जो है लिक्विडिटी का, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी का यूज दो तरीके से करते हैं, बाय या सेल करने के लिए भी और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी। अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए किया गया है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव और ऊपर जाना था, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या था, इस हायर हाई का ऑब्जेक्टिव क्या था, अप साइड में जाना, लेफ्ट साइड में इक्वल हाइज को ग्रैब करना या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ग्रैब करना। तो जब तक आप इस हायर हाई का टारगेट नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ है तो सप्लाई बढ़ने के कारण छोटा सा रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकता है, बट पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के बाद में मार्केट यहां से भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। और ऐसा क्यों होता है, जब ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद अगर वही कैंडल मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से डाउन साइड में क्लोज होती है, तो काफी लोगों ने एक गलत कंसेप्ट भी बनाया हुआ है या गलतफहमी दिमाग में पाली हुई है कि अगर बॉडी से ब्रेकआउट होगा तो वो ब्रेकआउट है, अगर विक से नहीं होगा तो वो फेक ब्रेकआउट है, वो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर ये चीज छोड़ता हूं, अगर मतलब लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप हंट, जिसे आप लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों कंडीशन में ही स्टॉप लॉस हंट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो कैंडल को क्लोज करेगा तो स्टॉप हंट नहीं होगा, वो सिर्फ विक से क्लोज करेगा तभी स्टॉप हंट होगा। तो दोनों ही तरीके से मार्केट जो है स्टॉप हंट करती है। और इसी इसी का फायदा उठा के स्मार्ट मनी, क्योंकि जब वो कैंडल स्टॉप हंट करती है और वहां पे जब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होती है और जब वो कैंडल उसी जोन के अंदर आके जो है क्लोज करती है, तो लोगों को लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना। और फेक ब्रेकआउट समझ के बहुत सारे सेलर्स जो है यहां सेल करने के लिए अगेन आ जाते हैं। उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करके मार्केट अगेन यहां से कंटिन्यू कर जाती है। तो अगर आप ये नहीं समझेंगे कि प्रोस्पेक्टिव, अगर आप मार्केट के ऑब्जेक्टिव का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझेंगे, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि बाय साइड लिक्विडिटी जो मार्केट ने ग्रैब की है वो रिवर्सल के लिए किया है या कंटिन्यूएशन के लिए किया है। ठीक है ना। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं मार्केट में। बस एक सेकंड देना। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो गलत कंसेप्ट की वजह से जो नुकसान हो रहा है लोगों का, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो है मान लो मार्केट आएगी और यहाँ लोगों को इंड्यूस करेगी, लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर दिखाएगी, उसके बाद जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगी तो सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होगी। इसका मतलब है कि बायर जो है सेलर में कन्वर्ट हो जाएगा, नया सेलर मार्केट में आएगा, तो इजीली वो यहां से बाय कर सकते हैं।
बट यहां पे कई बार बायर भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वही कैंडल ब्रेकआउट करके अंदर की तरफ क्लोज हो जाती है। तो लोगों को फिर से लगता है कि मार्केट ने तो सिर्फ ये फेक ब्रेकआउट किया है, मार्केट ने तो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, अब ये वापस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन वो क्या करती है, मतलब अपसाइड में इंटरनल स्ट्रक्चर का वो ब्रेकआउट करती है, जिससे सबको लगता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है। एक्चुअल में अगेन वो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी लॉन्ग पोजीशन को कट कर पाते हैं, और जैसे ही वो लॉन्ग पोजीशन को कट करते हैं, शॉर्ट्स को ओपन करते हैं, मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। सेम सिनेरियो जो है आपका अपसाइड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के दौरान होता है, कि जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, अगर वही कैंडल जो है अंदर की तरफ आके क्लोज हो जाती है, तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे यहाँ पे लोग बाय भी करने आते हैं, और उस कैंडल को देख के लोग यहाँ पे सेल करने भी आते हैं। तो बायर और सेलर यहाँ पे दोनों उनको मिल जाते हैं। तो बाई साइड लिक्विडिटी की मदद से मतलब जो यहाँ पे जो सेलर था, उन्हें वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके स्टॉप हंट होते हैं, और जो अपोजिट काउंटर पार्टी आती है, उनके ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करके वो अपना दोबारा से जो है ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव अगर नहीं पता होगा, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्टिव पे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पता, तो फिर बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी आपके किसी काम की भी नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। और एक सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया है इसको समझने का, आप लोगों को समझाने का, जो अभी मैं वहां पे समझा रहा था, इसको और क्लियर वे में मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आपको समझ आए। सपोज करके चलते हैं कि लेफ्ट में एक सप्लाई है, सब लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट सप्लाई से नीचे की तरफ गिरने लग गई। तो अगर सब लोग सेल कर रहे हैं, तो फिर वहां पे बायर कहां से आएगा? सोचने वाली बात है कि अगर सब लोग सप्लाई पे सेल करेंगे, तो बायर कहां से आएगा? इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने अपसाइड जाते हुए यहाँ पे अपने बाय के पोजीशन भी लगाए होंगे, या बाय के ऑर्डर भी लगाए होंगे, जिसके कारण जो है मार्केट में नया बायर भी आया होगा, और जिसकी मदद से मार्केट में सेल्स ऑर्डर फिल हो रहे होंगे। इसका मतलब और बायर और सेलर के बीच में वहां ऑर्डर मैचिंग हो रही होगी। तो मार्केट को इंड्यूस करने के लिए क्या किया उन्होंने, अपना खुद का बाय लगाया, खुद का सेल लगाया, जिससे मार्केट नीचे की तरफ आई। प्रीवियस किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया होगा, लेकिन उनका मकसद था अपने बड़े पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना, जो वो यहां नहीं कर पाते, कभी भी किसी सप्लाई पे वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए मार्केट जो है सप्लाई को सिर्फ टैप करके या एफपीजी को टैप करके या सप्लाई पे पहुंचने से पहले ही वो गिर जाता है। और जिसे आप मतलब आप लोग कई बार बोलते हैं कि वो इंड्यूसमेंट से कैसे गिर गया, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट के बीच में जैसे यहाँ पे कोई पुल बैक बना है, बस आपको ये लग रहा है कि वो एक पुल बैक है, वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। नहीं, जब तक आप उसके लेफ्ट का रिलेशन चेक नहीं करेंगे, जब तक आपको वो चीज नहीं पता चलेगी कि वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, या वो कोई इंटरैक्शन जोन है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच में ऑर्डर्स का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना, जिसे हम रियल डिमांड जोन भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्मार्ट मनी यहां से सेल करता है, यहां से बाय करता है, ताकि मार्केट में, ये मैं रिवर्सल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, कि जब मार्केट में रिवर्सल आना होता है, ठीक है ना, वो आपको मैं चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि रिवर्सल कब आने वाला है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी ने सेल भी किया, स्मार्ट मनी ने बाई भी किया। अब जब अपसाइड में इसका ब्रेकआउट हुआ, तो जो सेल्स पोजीशन है स्मार्ट मनी की, वो किस में आ गई है? आप सबको पता है कि वो लॉस में चल रही है, बट जो लॉन्ग्स पोजीशन है मार्केट में, वो किस में चल रही है? वो प्रॉफिट में चल रही है। तो अब स्मार्ट मनी को अगर रिवर्सल देना है, तो वो इस लॉन्ग को कभी भी वहां क्लोज नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसने बाय साइड लिक्विडिटी का यूज प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर लिया, तो मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा, ठीक है ना। उसने यहां सप्लाई पे इंड्यूस किया, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो, और उस लिक्विडिटी को हंट करके उसने इंटेंशनली यहां से बाय किया, ताकि वो लिक्विडिटी ग्रैब हो, और उस लिक्विडिटी की हेल्प से स्मार्ट मनी अपने बिग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाए। इट मींस कि यहां पे सेल किया, यहां पे बाय किया, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब होने से स्मार्ट मनी ने अपना बड़ा ऑर्डर लगाया, मार्केट जो है नीचे की तरफ ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने से वो डिमांड पे आई, डिमांड पे अगेन यहाँ पे बायर्स को इंड्यूस करने के लिए फिर से ऑर्डर लगाया, जिससे मार्केट में जो है सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो,
फिर उन्होंने क्या किया, अगेन यहाँ पे जो बायर्स यहाँ बाय कर रहे थे उस डिमांड जोन को देखे, उनके ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करके यहाँ से सेल किया। सेल करने से मार्केट में फिर से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने से क्या हुआ, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया गया, ठीक है ना। अगेन अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। अगेन बाय थ्रू सेल साइड लिक्विडिटी, तो यहां पे जो सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई उससे क्या किया, अगेन बाय किया। तो अब स्मार्ट मनी का बाय का पोजीशन यहां पे चल रहा है, स्मार्ट मनी का बाय का पोजीशन यहां चल रहा है, स्मार्ट मनी ने यहां से भी बाय किया। किसकी मदद से, सेल साइड लिक्विडिटी की मदद से। अब वो सेल साइड लिक्विडिटी की मदद से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट तो ना तो फिर ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा, वो बीच में स्टक हो जाएगा। इसलिए उन्हें मार्केट में ट्रैप्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और उसके बाद हमने लिखा बिकॉज एवरी बायर स्टॉप लॉस इज ए सेल ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब जो बायर का जो स्टॉप लॉस होता है वो एक सेल ऑर्डर होता है। इफ रिटेल वांट टू क्लोज देयर लॉन्ग्स, अगर रिटेल चाहते हैं, जिसने यहाँ पे बाय किया था डिमांड जोन देके, अपने लॉन्ग्स पोजीशन को जो जो उनका लॉन्ग पोजीशन है जो ड्रॉ डाउन में चल रहा है उसको वो लोग क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई बायर होना चाहिए। तो स्मार्ट मनी क्या करता है, उस लिक्विडिटी का फायदा उठाता है, और उस लिक्विडिटी का फायदा उठा के वो अगेन यहाँ से बाय करता है। बाय करने से मार्केट में क्या आता है, दोबारा से एक मोमेंट जो है ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आने से वो क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को वो ब्रेक करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक होने से क्या होगा, अगेन मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि ब्रेकआउट करते वक्त अगर कोई कैंडल जो है मार्केट में ऊपर की तरफ आके क्लोज हो जाती है, तो लोगों के दिल में रहता है कि वो फेक ब्रेकआउट है, जिससे यहाँ पे अगेन जो है मार्केट में वापस बायर आने लगते हैं। बट जो प्राइस एक्शन को मानते हैं, जो ये बोलते हैं कि डिमांड के ब्रेकआउट के बाद हम सेल करेंगे या रिटेस्ट पे हम लोग सेल करेंगे, तो अब क्या हुआ कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट में बायर भी आया और सेलर भी आया। उनका पर्पस क्या था मार्केट में, उनका पर्पस था कि वो अपना डाउन ट्रेंड क्रिएट करे, जिसकी वजह से यहां से उन्होंने लॉन्ग किया था वो बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके अगेन अंदर आती है और स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से कंटिन्यू ही कर जाएगी, वो भी ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट में यहां पे उन्होंने सेल किया था, या यहां से उन्होंने जो सेल किया था, या यहां से उन्होंने जो सेल किया था, उसके बाद यहां से उन्होंने बाय किया, यहां से उन्होंने बाय किया, और उसके बाद यहां से उन्होंने बाय किया। तो जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, तो अगेन लोगों को लगा कि अब मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को ग्रैब करके या स्वीप करके मार्केट में इंटरनल चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया है। दोबारा से जो है मार्केट में बायर्स को इंट्रोड्यूस किया, बायर्स मार्केट में आया, और जो यहाँ पे ब्रेकआउट या रिटेस्ट पे जो लोग सेल सेल कर रहे थे, इनके ऊपर जो है उनके एसएल थे, जो कि मार्केट का एक बाय ऑर्डर था। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट में क्या बने, बाय ऑर्डर, ब्रेकआउट पे कौन आया, नए बायर्स, राइट। तो उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया कि जितनी भी लॉन्ग्स पोजीशन मार्केट में थी, तो अब उन्हें वो बाय साइड लिक्विडिटी के थ्रू एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट में। तो हमने यहाँ पे लिखा है एग्जिट लॉन्ग्स इन प्रॉफिट, सो लॉन्ग्स आर नो लॉन्गर इन द मार्केट। तो जो अब स्मार्ट मनी का लॉन्ग्स पोजीशन था वो सक्सेसफुली मार्केट में प्रॉफिट में बुक किया जा चुका है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया, सप्लाई मार्केट में दोबारा से बढ़ी। सप्लाई बढ़ने के कारण मार्केट में क्या आया, वापस से कंटिन्यूएशन मार्केट में आया, और मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ जाने लग गई और प्रीवियस स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो इस वजह से आपके साथ ये चीजें होती हैं, पहले मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, अगेन वो नीचे की तरफ चली जाती है। तो हमें ये समझ नहीं आता कि मार्केट कौन सा ट्रेंड क्रिएट करना चाहती है, मार्केट कहाँ जाएगी। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार ब्रेकआउट को देख के एंटर करने की कोशिश करते हैं, सप्लाई पे एंटर करते हैं, डिमांड पे एंटर करते हैं, ब्रेकआउट पे एग्जिट कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, फोमो में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इनके सिस्टम को समझो, इनके प्रोसेस को समझो, उसके बाद मार्केट में ट्रेड करो। अदरवाइज आपको जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा कि मार्केट जाएगा कहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, दे नीड बायर टू क्लोज देयर लॉन्ग्स बाय पोजीशन, ठीक है ना। कौन, स्मार्ट मनी। दे नीड बायर्स टू क्लोज देयर लॉन्ग्स बाय पोजीशन, बिकॉज टू एग्जिट अ लॉन्ग पोजीशन they must place a sale order. That's why every seller stop loss become a buy order in the market. Due to this process,
सप्लाई बिकम्स ग्रेटर देन डिमांड एंड दैट्स व्हाई मार्केट फॉल डाउन फॉर कंटिन्यू द ट्रेंड। इसलिए मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट पे बायर आया, ब्रेकआउट पे बायर आया, और लोगों ने सोचा कि अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो हम यहां से मार्केट में अगेन बाय करेंगे, तो यहाँ पे जो है अगेन बायर इंड्यूस हुए। इंड्यूस होने से मार्केट में क्या हुआ, अगेन सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट हुई। तो अब मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी है, तो अब अगर उन्हें शॉर्ट्स पोजीशन को एग्जिट करना है, अब उनका ये वाला जो शॉर्ट था, ये वाला जो शॉर्ट पोजीशन था, ये वाला जो शॉर्ट था, वो यहां से जो उन्होंने शॉर्ट किया मतलब सेल किया, अब आपको पता है कि वो सारी पोजीशन जो है मार्केट में प्रॉफिट में चल रही हैं। अब उनके पास में एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने शॉर्ट्स को एग्जिट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे दो बातें होती हैं कि सेल करने के लिए उन्हें बायर चाहिए, सबसे पहली बात सेल करने के लिए बड़े लोगों को बायर चाहिए, और सेल्स की जो पोजीशन है उसका प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें सेलर चाहिए। क्योंकि अब यहां पे पढ़ो इस चीज को, दे नीड सेलर टू क्लोज देयर शॉर्ट्स पोजीशन, ठीक है ना, बिकॉज टू एग्जिट अ शॉर्ट दे मस्ट प्लेस अ बाय ऑर्डर। उन्हें यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा जिससे वो अपने शॉर्ट्स पोजीशन का प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर उन्हें बाय ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पे उन्हें क्या चाहिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए सेलर चाहिए। और सेलर कहां से आता है, सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट करने से सेलर आता है। ब्रेकआउट डाउन साइड में जब ब्रेकआउट होते हैं तब मार्केट में सेलर आते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि मार्केट में वो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या इस ट्रेड से, या इस ट्रेड से, या इस ट्रेड से। और जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो अगेन मार्केट में क्या होता है, ड्यू टू दिस प्रोसेस डिमांड बिकम ग्रेटर देन सप्लाई, सॉरी यहाँ पे मैंने डिमांड लिख दिया, डिमांड बिकम ग्रेटर देन सप्लाई, दैट्स व्हाई मार्केट अगेन राइज फॉर रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। मतलब रिट्रेसमेंट वो डिपेंड करेगा कि उनका पर्पस क्या था। तो अगेन मार्केट में क्या होता है कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट के बाद में फिर से मार्केट ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे था समझने का कि कैसे जो है मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं, स्मार्ट मनी है, उनका भी पोजीशन जो है लॉस में चलता है। उस लॉस की पोजीशन को, जैसे कि अब ये बाय लगा लो या ये बाय लगा लो या यहाँ पे, अब ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो उनके जो लॉन्ग्स पोजीशन है आप सबको पता है कि वो भी जो है ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। इस पोजीशन को मैनेज करने के लिए मार्केट में क्या आया, मिटिगेशन आया, ठीक है ना। उस उस पोजीशन को मैनेज करने के लिए मार्केट में क्या आया, और जो नीचे गिराते वक्त अगर ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप बना होगा, वहां कोई पेंडिंग ऑर्डर है, तो उसको फिल करने के लिए मार्केट में मिटिगेशन आया। और वो जो है पोजीशन मैनेज और जो गैप फिल हुआ किसकी मदद से हुआ, बाय साइड लिक्विडिटी की मदद से। और वो लिक्विडिटी कैसे हुई, प्राइस को मैनिपुलेट करके या रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करके, प्राइस को मैनिपुलेट करके वो चीज वो लोग क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को सीख लो, ऑब्जेक्टिव को सीखने से जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्मार्ट मनी कहां तक रिट्रेस करेगा, मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा कि रिवर्सल आएगा। ऑब्जेक्टिव सीख लो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है, एक ट्रेड रिकैप भी मैंने उसके अंदर डाला है कि कैसे आपको पता चलता है कि किस ट्रेंड का, किस स्ट्रक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव है मार्केट में, राइट। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो एक बार दोबारा से इस क्लास को रिपीट करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, राइट, ठीक है। अब बात आई इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर की, राइट। इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप कैंडल्स को समझे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात कि कैंडल्स को बिना समझे आप इंड्यूसमेंट को नहीं समझ सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कुछ बियरिश कैंडल ली है, कुछ बुलिश कैंडल ली है, और यहाँ पे हमने आपको कोशिश की है एक पुल बैक शो करने की, राइट। तो इनके पॉइंट्स को हम लोग रीड करते हैं। हर एक कैंडल जो मार्केट में बनती है वो अपने अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है जो कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बुलिश कैंडल है जिनके ऊपर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, अगर सॉरी बियरिश कैंडल है, जो ये बियरिश कैंडल है, आपको ये भी पता होगा कि अगर ये 15 मिनट की कैंडल है, आपकी 15 मिनट की बियरिश कैंडल है, तो 1 मिनट में जब आप अपने टाइम फ्रेम को करेंगे तो आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक कैंडल जो मार्केट में बनती है वो अपने अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती है जो कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में दिखाई देता है, राइट। सेकंड पॉइंट है, हर एक कैंडल की विक से हमें पता चलता है कि लोअर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक बना है, ठीक है ना।
अगर हम फर्स्ट और सेकंड कैंडल को कंबाइन कर दे, अगर हम लोग ये बोले कि यहाँ से ओपन हुआ, कैंडल ऊपर की तरफ गया, फिर इस तरीके से वो नीचे की तरफ आया, यहाँ पे लो लगाया, क्लोजिंग जो है उसने अप साइड में आके दी, ये फर्स्ट कैंडल था। अब सेकंड कैंडल की बात करें कि सेकंड कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, फिर से जो है वो नीचे की तरफ रिट्रेस करने लग गया और यहाँ पे उसने आके क्लोज किया। तो जो दो कैंडल्स की जो हमने फर्स्ट कैंडल का जो है लोअर वीक, सेकंड कैंडल का जो है अपर वीक, जब हमने इनको मिलाया लोअर टाइम फ्रेम में, हमने इसे इसी टाइम फ्रेम में मिलाया और इसे जब लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखा, तो आपको पता चला, अगर ये 15 मिनट की कैंडल है तो आपको डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर यहाँ पे एक पुल बैक दिखाई देगा, ठीक है ना, पुल बैक दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक कैंडल की विक हमें लोअर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक बना के देती है, राइट। और उस पुल बैक से हमें सप्लाई मिलती है, राइट। सप्लाई कब मिलती है? जब मार्केट में पुल बैक बनता है। इट मींस कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है तो ऊपर की तरफ जाइए, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम में एक सप्लाई क्रिएट की जा रही है, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, और जब वो सप्लाई ब्रेक होती है, जैसे कि मान लो यहां से अब आपका मार्केट में एकदम से बुलिश कैंडल आ गया है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये ऊपर की तरफ गया है, तो जो सप्लाई बनी थी मार्केट में उसका ब्रेकआउट कर दिया गया, ठीक है ना। और जब वो सप्लाई ब्रेक होती है तो हमें पता चलता है कि लोअर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन चेंज हुआ है। इसका मतलब कि 1 मिनट में मार्केट ने यहां से चेंज ऑफ करेक्टर किया है, जिस वजह से ये वाला जो लोअर लो पॉइंट है ये मार्केट में अब बनना बंद हो गया है, राइट। जब मार्केट प्रीवियस किसी सप्लाई को ब्रेक करती है तो लोअर लो बनना बंद होता है, मिटिगेशन या रिट्रेसमेंट आप कह सकते हैं कि शुरुआत होती है, ठीक। अब छठा पॉइंट क्या है, और जब मार्केट में मिटिगेशन के बाद, जब ये मिटिगेशन की शुरुआत हुई और मिटिगेशन का जब एंड हुआ, मिटिगेशन के बाद जब वापस से लो का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि अब ये लो का ब्रेकआउट कर दिया, नया लोअर लो यहां बना दिया, ठीक है ना, तब हमें पता चलता है कि जो भी टाइम फ्रेम हम ले रहे थे, मान लो कि ये 15 मिनट हम ले रहे थे, तो हम इसे क्या लेके चल रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम, ठीक है। सीटीएफ का मतलब हुआ करंट टाइम फ्रेम। तो हमें पता चला कि करंट टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक पुलबैक बनाया है, यानी करंट टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक सप्लाई बना दी है, राइट। और करंट टाइम फ्रेम ने सप्लाई बना दी है, और सेवंथ पॉइंट है, और लास्ट में हमें पता चला कि करंट टाइम फ्रेम में जो सप्लाई बनाई है, हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट सप्लाई लिखा है, किस वजह से लिखा होगा कि जब मार्केट ऊपर से ड्रॉप हुई और यहाँ पे पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आई, मिटिगेशन आया, वो मिटिगेशन फेल हुआ जहां से 15 मिनट की मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। इट मींस कि ये रिट्रेसमेंट फेल हुई अपने सप्लाई को मिटिगेट करने में, दैट मींस कि ये इंड्यूसमेंट है, राइट। इस इंड्यूसमेंट की मदद से ही वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जाके चेंज ऑफ करेक्टर दिखाते हैं, जहां से सब लोग सेलिंग के लिए इंड्यूस होते हैं, और उसके बाद जो है मार्केट में बाई साइड लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और उस लिक्विडिटी की मदद से ही प्रीवियस में ओल्ड पोजीशन मैनेज या अपने गैप्स को फिल करना। गैप्स को फिल करने का मतलब है कि अपने पेंडिंग ऑर्डर को फिल करना, जो उस समय वहां पे फिल नहीं हो पाए थे लिक्विडिटी की कमी के कारण, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि सेम टाइम फ्रेम में जो हमारा पुल बैक बना है, ठीक है ना, सेम टाइम फ्रेम में जो सेवंथ पॉइंट है, सेम टाइम फ्रेम में जो पुल बैक बना है, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट उसको एक लोअर हाई बना चुकी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, इसका मतलब हुआ कि करंट टाइम फ्रेम का पुल बैक अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक लोअर हाई होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, करंट टाइम फ्रेम का पुल बैक अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक लोअर हाई होता है। क्यों? उसके लिए हमने आपको दिखाया कि अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक्स बन रहे हैं, सप्लाई बन रही है, तो मार्केट ने उसको ब्रेक किया और फिर से लोअर लो का ब्रेकआउट किया। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, फिर एक लो क्रिएट किया, फिर एक हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया। तो अब की बार वो नया हाई क्रिएट नहीं कर पाई उसने, नया लो क्रिएट नहीं कर पाई उसने, एक हायर हाई ही बना दिया। इट मीन्स कि लो बनना मार्केट में बंद हो गया, एक हायर हाई मार्केट ने बना दिया। अगर हायर हाई बना है तो हायर लो भी मार्केट में चाहिए, बट ये हायर हाई फेल हुआ हायर लो बनाने में, और इसने क्या किया, प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके नया लोअर लो दे दिया। लोअर लो हमारे बेसिकली डाउन ट्रेंड में बनते हैं, तो इसलिए हायर हाई फेल हुआ, हमने क्या बोला,
कि अब मार्केट ने हमें एक लोअर हाई दे दिया है। कौन से टाइम फ्रेम में? लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, करंट टाइम फ्रेम के लिए ये जस्ट एक पुल बैक है, ये जस्ट सप्लाई है, लोअर हाई अभी नहीं बना है। ठीक है ना, तो ये जो है मैं आपको बताना चाहता था। इसी से आपको इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर की पहचान होगी कि इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर अपने लिए इंड्यूसमेंट हो सकता है, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम के लिए भी इंड्यूसमेंट हो। ठीक है ना, इसलिए मार्केट कई बार इंड्यूसमेंट से भी कंटिन्यू कर जाती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है। जैसे कि मान लो कि 1 मिनट का यहाँ पे लोअर हाई बना है, ठीक है ना, तो 1 मिनट का लोअर हाई बना है, वो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। अगर आपको नहीं पता कि 1 मिनट का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन डेफिनेटली मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि एक 1 मिनट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी पेंडिंग था। उस कंडीशन में ये इंड्यूसमेंट जो आपकी काम कर जाती है। जो काफी लोग पूछ रहे थे कि इंड्यूसमेंट कैसे मार्केट में हाई लगा सकती है, तो इंड्यूसमेंट डेफिनेटली लगा सकती है अगर उनका ऑब्जेक्टिव पेंडिंग हो, क्योंकि आप जिस टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं वो उस टाइम फ्रेम के लिए इंड्यूसमेंट होती है, बट अपने से छोटे टाइम फ्रेम के लिए वो इंड्यूसमेंट नहीं होती। और जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, कि जैसे मान लो 1 मिनट का ऑब्जेक्टिव था कि 15 मिनट की डिमांड को टैप करना, देन डेफिनेटली मार्केट में 1 मिनट को यहाँ से जो है बुलिश कर दिया जाता है, बियरिश से बुलिश कर दिया जाता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर की हमने जो यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है, ठीक है ना, और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब ही है ट्रैप क्रिएट करना। ये इसलिए मैं, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको सारी बातें बताता भी आया हूं, बस जस्ट इसको नॉर्मली रीड कर लेते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब ही है ट्रैप क्रिएट करना। ये इसलिए बनती है क्योंकि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन को अपने बड़े ऑर्डर पोजीशंस फिल करनी होती है और उनके लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर रिटेल ट्रेडर सीधे सही जगह से एंट्री ले लेगा तो उनके ऑर्डर एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विडिटी ही नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने बोला कि स्मार्ट मनी को भी बाय करना है और रिटेल को भी बाय करना है। अगर सब लोग यहाँ पे बाय करने लग जाएंगे तो मार्केट स्टक हो जाएगा, क्योंकि बाय करने के लिए सेलर चाहिए, तो सेलर तो लाना पड़ेगा ना कहीं से। तो यही समझने वाली बात है कि अगर आपको भी डिमांड दिख रही है, हर किसी को डिमांड दिख रही है, आप कह रहे हैं कि मेरे को भी बाय करना है, वो कह रहे हैं कि मेरे को भी बाय करना है, जब तक आप सेलर ही नहीं लेके आओगे मार्केट में तो आप कैसे बाय कर लोगे? है ना, सेलर होगा तभी तो कोई चीज खरीद पाओगे ना। या अगर कोई चीज बेचनी है तो आपको बायर तो चाहिए ना। तो दोनों के लिए सेम बात होती है, ठीक है ना। इसलिए उनकी लिक्विडिटी जो है अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए इंड्यूसमेंट एक फेक सेटअप होता है। मार्केट ऐसे लेवल बनाता है जहां रिटेल ट्रेडर को लगता है कि यहां एंट्री मिल रही है, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकआउट एक्सेट्रा। सब लोग एंट्री लेते हैं, अपने एसएल ऑर्डर भी वहीं लगाते हैं। यही स्टॉप लॉस लिक्विडिटी बन जाती है। जब लिक्विडिटी पूल रेडी होता है, स्मार्ट मनी उसको हंट करके अपना रियल मूव एग्जीक्यूट करता है। राइट, जैसे कि मान के चलो अब आपके पास में ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरेक्ट विद एफवीजी, यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिन डिमांड विद एफवीजी। बाकी दो जगह पे मैंने लिखा हुआ है इंड्यूसमेंट और इंड्यूसमेंट। तो जो इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर आपके होते हैं वो भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं और फेयर वैल्यू गैप आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बट वो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ हमें इंड्यूस करने के लिए होता है, ताकि मार्केट में सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं पहचानेंगे तो आपके लिए गड़बड़ मार्केट में हो जाएगी। सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है उनके पेंडिंग ऑर्डर है, और इंटरेक्शन लिखने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में यहाँ बायर ने किसके साथ इंटरेक्ट किया। तो लेफ्ट में हमने यहाँ पे देखा कि एक सप्लाई जोन है। इट मीन्स की बायर्स और सेलर्स ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे ऑर्डर्स का एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज करते हुए बायर्स की बड़ी क्वांटिटी होने के कारण यहाँ एक गैप बन गया था। बायर्स के जो ऑर्डर है कंप्लीटली फिल नहीं हुए थे। अब अगर उन्हें बायर्स को अपने ऑर्डर फिल करने हैं तो उन्हें चाहिए मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी। इसलिए मार्केट जब वापस ऊपर से नीचे आती है तो एक बियरिश ट्रेंड बना के आती है, और ये डिमांड होल्ड करके फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने लग जाता है, फिर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाने लग जाता है। जब आपको पूरा यकीन आ जाता है कि मार्केट यहीं से कंटिन्यू करेगी और सब लोग अपना पैसा डाल चुके होते हैं, तभी तभी उन बायर्स की हेल्प से वो यहाँ सेल कर पाते हैं, क्योंकि सेल करने के लिए बायर चाहिए, और वो विश्वास दिला के जो है बायर को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। उस मौके का फायदा उठा के वो स्मार्ट मनी वहां से सेल कर पाता है, और सेल करने से क्या होता है कि ये वाला एरिया जो है ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होने से क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होती है, और यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे बाय के वो फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं।
क्योंकि बायर सेलर बनता है और नया सेलर मार्केट में आता है, तो इजीली वो अपनी पोजीशंस को फिल कर सकते हैं उस लिक्विडिटी की मदद से। बस इतना आपको जानना है, इसके अलावा और मार्केट में कुछ नहीं है। तो अभी हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर हमने मिटिगेशन और मिटिगेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा, 1 मिनट के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे लिखा है वी टेक दिस स्ट्रक्चर एज अ 4 आवर, ठीक है ना। 4 आवर का हमने ये स्ट्रक्चर लिया है, जिसको हमने बोला है कि अभी हम हायर टाइम फ्रेम को ले रहे हैं 4 आवर, ठीक है ना। तो अभी हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 4 आवर का स्ट्रक्चर है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। तो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, 4 आवर, ठीक है ना। उसके बाद नाउ वी हैव 4 आवर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हमने मार्केट में देखा और 4 आवर का ट्रेंड हमने लिया या 4 आवर का स्ट्रक्चर लिया, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि 4 आवर का जो ट्रेंड है वो बियरिश है, और वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद में जो है एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट फेल हुई मिटिगेशन देने में, रिट्रेसमेंट देने में, ठीक है ना, इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने में, उनकी पोजीशंस को मैनेज करने में, गैप को फिल करने में। इट मींस कि ये क्या है, एक इंड्यूसमेंट। तो इसमें हमें दो चीजें मिली, क्या मिला, एक तो हमें हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिला, सेकंड हमें क्या मिला, हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर मिला। तो अभी हमें दो चीज मार्केट में मिली, हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट, और हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर। और इसमें भी आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, एंड बोथ हैव देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल। और दोनों के पास जो है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। जो 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, और जो 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इंड्यूसमेंट का, उसके अंदर भी उसका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। अभी तक जो हमारा व्यू है वो 4 आवर का है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने क्या किया, उसी टाइम फ्रेम पे हमने अपना व्यू चेंज किया। नाउ वी चेंज द व्यू हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। हमने जो है हायर टाइम फ्रेम से जो है मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया है, 4 आवर से जो है 15 मिनट में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे हमें तीन और स्ट्रक्चर जो है मिल गए हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है मार्केट में तीन स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। हायर टाइम फ्रेम में तो जस्ट आपको लोअर हाई और लोअर लो दिखाई दे रहा था, इंड्यूसमेंट दिखाई दे रहा था, जिसे हम लोग कह रहे थे कि ये 4 आवर का जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि इंड्यूसमेंट का है, और वो 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कि जो लोअर हाई और लोअर लो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। जैसे ही हमने मार्केट को 15 मिनट में कन्वर्ट किया, तो हमें यहाँ पे जो है मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर्स नजर आने लग गए हैं, जिससे हमें क्या आइडिया आया, जिससे हमने क्या फाउंड किया, ठीक है ना, थ्री स्ट्रक्चर। एक तो हमारे पास अब हमें पता चल गया कि हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है लोअर हाई से लेके लोअर लो तक का। उसके बाद हमें एक और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिला लोअर टाइम फ्रेम का, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 15 मिनट में पुल बैक आए थे। इसका मतलब क्या था कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, फिर यहाँ पे हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ पे लो क्रिएट किया, फिर यहाँ पे हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ पे लो क्रिएट किया। एंड सडन मार्केट क्या कह रही है कि मैं हाई को ब्रेक करके नया लो नहीं बना रही हूं, मैं एक हायर हाई यहाँ पे बना रही हूं। तो वो हायर हाई जो है हायर लो देने में फेल हुआ, उसने क्या किया, अगेन एक लोअर लो बना दिया। तो इसका मतलब कि हायर हाई तो फेल हो चुका है, तो अब हम कह सकते हैं कि लोअर लो हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है। तो मार्केट ने हमें यहाँ क्या प्रोवाइड किया, एक लोअर हाई। तो अब हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि बियरिश है, ठीक है ना, वो यहां से लेके यहां तक है। ये आपका कंप्लीटली 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट में भी हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और थर्ड वन हम क्या देख पा रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम के पास एक इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर भी है, राइट। क्योंकि 15 मिनट के अकॉर्डिंग जब मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, तो वो भी मिटिगेशन या रिट्रेसमेंट देने में फेल हुआ। इट मींस कि इसने क्या क्रिएट किया, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। उसके बाद नाउ एवरी स्ट्रक्चर हैव देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हमारे पास है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। 15 मिनट का जो है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है, उसका
इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, और उसके बाद 15 मिनट का हमारे लिए क्या है, इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर, राइट। तो देखते जाना धीरे धीरे करके, मैंने इसमें पूरा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। अभी इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, 4 आवर भी हमारा एक्सटर्नल है, 15 मिनट भी एक्सटर्नल है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है हमारे बियरिश हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने किसी डिमांड पे टैप किया है, ठीक है। और डिमांड पे टैप करने के बाद जो है 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने सिर्फ इंड्यूसमेंट ग्रैब किया है और मिटिगेशन का शुरुआत की है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला इसमें, नाउ वी फाउंड 2 मोर स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास थे उसके अंदर हमें 2 स्ट्रक्चर और ऐड कर लिए हैं। कौन सा, एक 4 आवर का मिटिगेशन स्ट्रक्चर और एक 4 आवर का मिटिगेशन इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जब उसने इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया तो उसने मिटिगेशन की शुरुआत की, तो इस वजह से ये वाला जो लेग हमारा बना, ये क्या बना, मिटिगेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद जब मार्केट में अगेन से रिट्रेसमेंट आया और फिर से जो है मार्केट ने अपसाइड में ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन वो फेल हुआ किसको, लोअर लो को रिटेस्ट करने में, राइट। इस वजह से हमने क्या बोला कि ये 4 आवर का जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, जिसे हमने बोला कि 4 आवर का इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है जो कि मिटिगेशन का है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, मिटिगेशन स्ट्रक्चर और मिटिगेशन इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर। और वो हमारा हमारा क्या था, 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और 4 आवर का इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अभी इसी चीज को जो है हमने दोबारा से 15 मिनट में कन्वर्ट किया है। तो जैसे ही 15 मिनट में कन्वर्ट किया तो हमें यहाँ पे और स्ट्रक्चर जो है ऐड ऑन हो गए हैं। ऐड ऑन होने का मतलब क्या था कि 15 मिनट के जो हमारा व्यू था, 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा जो व्यू था, उसके अकॉर्डिंग यहां से लेके यहां तक ये जो था, ये आपका 4 आवर का एक्सटर्नल था, उसके अंदर जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। उसके बाद 15 मिनट का यहां से लेके यहां तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, राइट। और उसके अंदर उसका क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बुलिश हो चुकी है, ठीक है ना। लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो चुकी है, बुलिश। और उसके बाद जो है लोअर टाइम फ्रेम अपना क्या बना रहा है, मिटिगेशन स्ट्रक्चर बना रहा है। और उस मिटिगेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या क्रिएट कर रहा है, हायर लो, हायर हाई और इंड्यूसमेंट, राइट। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि डाउन ट्रेंड में है, 4 आवर। लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि अब हमारे पास अप ट्रेंड में है। तो जो लोअर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अब हम उसे कह सकते हैं कि 15 मिनट इज ए मिटिगेशन स्ट्रक्चर फॉर 4 आवर, राइट। तो 15 मिनट में जो मार्केट बुलिश हुई है, जिसने की अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लोअर टाइम फ्रेम की मार्केट बुलिश है, हायर टाइम फ्रेम की मार्केट बियरिश है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, जिसे हमने बोला कि ये एक मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, जो कि 15 मिनट का हमने क्या लिया है, ये मिटिगेशन स्ट्रक्चर लिया है, राइट। तो अब इस 15 मिनट का जो मिटिगेशन स्ट्रक्चर है जो कि अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करे, उनकी पोजीशंस को मैनेज करे, गैप को फिल करे, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करे, और उसके बाद 4 आवर अपना ट्रेंड यहां पे कंटिन्यू करे, राइट। तो जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है जो बुलिश है, जो कि एक मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, राइट। तो अभी हम कह सकते हैं कि 4 आवर का जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है लोअर टाइम फ्रेम का, वो एक मिटिगेशन स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना, 4 आवर के गैप्स को फिल करना, पेंडिंग ऑर्डर को फिल करना, ओल्ड पोजीशंस को मैनेज करना, राइट। मैनेज किसकी किसकी मदद से करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की मदद से, क्योंकि सप्लाई यहां भी बनी हुई है, सप्लाई यहां भी बनी हुई है और सप्लाई यहां भी बनी हुई है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सप्लाई जो है 4 आवर के लिए इंड्यूसमेंट का काम करेगी, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सेकंड चीज कि मार्केट में गैप या इंबैलेंस ढूंढने की कोशिश किया करो। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई बनी थी, जो भी उसके अंदर गैप था मार्केट उसको यहाँ पे पार्शली फिल कर चुकी है, यहाँ पे जो गैप बना था उसको यहाँ पे फिल कर चुकी है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो 4 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड है। अब बैलेंस कहाँ से नहीं हुआ था मार्केट, हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है बैलेंस नहीं हो पाई थी। यहाँ पे जो है मार्केट में गैप है, पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट में बचे हुए हैं, राइट।
तो अब 15 मिनट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है कि 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करना, 4 आवर के सप्लाई जोन को टैप करना, जो कि अनमिटिगेटेड है, जिसके अंदर की गैप है, राइट। तो अभी हमें इसमें क्या मिला? हायर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लोअर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, 15 मिनट इज ए मिटिगेशन स्ट्रक्चर फॉर 4 आवर। और हमें क्या मिली? लोअर टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कि 15 मिनट के लिए ये एक इंड्यूसमेंट है। तो ये क्या है आपका? लोअर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमने जो है स्ट्रक्चर को आगे की तरफ शिफ्ट किया है। आगे की तरफ जब शिफ्ट किया है तो आपको क्या लग रहा है इसके अंदर? कि 4 आवर ने यहाँ पे पुल बैक क्रिएट किया था, फिर 4 आवर ने यहाँ पे पुल बैक क्रिएट किया था, उसके बाद 4 आवर ने अपने पुल बैक को ब्रेक करके फिर से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है, और 4 आवर ने फिर से अपना एक पुल बैक क्रिएट किया है, राइट। तो अभी इसके अंदर हमने कितने स्ट्रक्चर्स को और ऐड कर दिया? हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 4 आवर हायर टाइम फ्रेम मिटिगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आपके पास में दो चीज हैं, अब दो हायर टाइम फ्रेम आपके पास में हो चुके हैं, ठीक है ना। एक हायर टाइम फ्रेम आपका कौन सा था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाला, जो कि आपका लोअर हाई से लोअर लो लेके ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब यहां पे भी एक आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बट ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला? 4 आवर, 4 आवर का मतलब जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम का एक मिटिगेशन स्ट्रक्चर मिला जो कि अप ट्रेंड में है, और हायर टाइम फ्रेम का एक और स्ट्रक्चर मिला, इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर, जो कि खुद एक मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, राइट। और दोनों के पास जो है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हैं, राइट। तो अभी आपको पता चला कि आपका जो है मिटिगेशन का भी हायर टाइम फ्रेम है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी आपका हायर टाइम फ्रेम है। तो हायर टाइम फ्रेम दोनों के हो सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी हायर टाइम फ्रेम होता है, और जो है मिटिगेशन स्ट्रक्चर का भी हायर टाइम फ्रेम होता है। इसी चीज में आप लोग कंफ्यूज होते हो, सिर्फ आप इसी सिनेरियो को देखते हो, बट प्रीवियस सिनेरियो को नहीं देखते हो कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। आप मिटिगेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 4 आवर का जो है एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बट दिक्कत क्या है कि हम ये नहीं पहचान पाते कि वो कोई मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिटिगेशन है, मिटिगेशन का है या किस चीज का है, ठीक है ना। क्योंकि मिटिगेशन स्ट्रक्चर का अगर कोई हायर टाइम फ्रेम है तो उनका कोई ना कोई हमेशा पर्पस होगा, ठीक है ना, इतना याद रखना है, ठीक है ना। पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। इसलिए जो आप हायर टाइम फ्रेम को भी ट्रेड करते हैं और हायर टाइम फ्रेम के इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक लगाते हैं, इस कारण से वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर 4 आवर का जो आपका ये वाला हायर टाइम फ्रेम है मिटिगेशन वाला, अगर इसका ऑब्जेक्टिव था मार्केट में उस गैप को फिल करना, सप्लाई को टैप करना, ठीक है, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुका है, तो इट बिकम्स लिक्विडिटी, ठीक है ना। ये सिर्फ लिक्विडिटी के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि जो इसका पर्पस था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था मिटिगेशन स्ट्रक्चर का, वो ये कंप्लीट कर चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब मार्केट में जो है रिवर्सल आने वाला है, और जब रिवर्सल आएगा तो वो जो है 4 आवर का जो मिटिगेशन स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट है वो भी ब्रेक होगा, और 4 आवर का जो मिटिगेशन स्ट्रक्चर का हायर लो है वो भी आपका ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इससे हमें पता चलता है, मिटिगेशन स्ट्रक्चर से हमें ऑब्जेक्टिव का पता चलता है कि मार्केट में किस स्ट्रक्चर का जो है क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद जो है रिट्रेसमेंट की उम्मीद मार्केट से या रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। अभी हमने इसी स्ट्रक्चर को जो है आपका 15 मिनट में कन्वर्ट किया है। एक्चुअल मार्केट ऐसा ही दिखता है, इतना कॉम्प्लिकेट दिखता है। हजारों डिमांड और सप्लाई बनती है मार्केट में। काफी तरह के एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर आपके बनते रहते हैं लेफ्ट और राइट में। कहीं वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, कहीं वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। कंफ्यूजिंग तो देखो होता ही है, राइट। क्योंकि अगर आपको असलियत नहीं पता है कि मुझे जो है कौन सा हायर टाइम फ्रेम लेना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा लेना है, कैसे मुझे पहचानना है कि ये मिटिगेशन स्ट्रक्चर है या मिटिगेशन ट्रेंड मार्केट में जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसको देखे बिना ही बस हम अपना बोस चोक लिख लेते हैं, डिमांड सप्लाई लगा लेते हैं, जो कि फटाफट से फेल होती नजर आती हैं। कई बार वो काम कर जाती हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए कई बार आपके स्ट्रक्चर काम कर जाते हैं, बट मोस्टली टाइम जो है वो फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है वी हैव
ऐड मोर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हमने यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स को ऐड किया है। तो ऐड क्या किया है, हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे पास है जो कि 4 आवर का है, डाउन ट्रेंड है। हायर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन स्ट्रक्चर है जो कि 4 आवर में है, अप ट्रेंड में है। राइट, कहने का क्या मतलब है कि इस लोअर हाई से लेके लोअर लो तक ये आपका क्या है, 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, 4 आवर का अप ट्रेंड, जो कि एक हायर टाइम फ्रेम है, जो कि एक मिटिगेशन स्ट्रक्चर है। राइट, उसके बाद 15 मिनट का भी आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम दिख रहा है। राइट, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लोअर टाइम फ्रेम 15, लोअर टाइम फ्रेम मिटिगेशन स्ट्रक्चर जो कि 15 मिनट का है। राइट, तो अब हमारे पास दो मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, एक हायर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन स्ट्रक्चर और एक लोअर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये 4 आवर का है, ये 15 मिनट का है, और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि 4 आवर का है। तो अब आपको ये चेक करना है, जो मिटिगेशन स्ट्रक्चर है 4 आवर का जो कि हायर टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट जो कि लोअर टाइम फ्रेम है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं मार्केट में। अगर इनका ऑब्जेक्टिव मार्केट में पूरा हो चुका है, देन डेफिनेटली मार्केट से आपका लोअर टाइम फ्रेम का भी हायर लो ब्रेक होगा और हायर टाइम फ्रेम का भी हायर लो ब्रेक होएगा। इनमें से फिर आपकी कोई भी डिमांड काम नहीं करेगी, सिर्फ मार्केट में यहां से रिट्रेसमेंट आ सकती है या इंड्यूस आपको किया जा सकता है। उसके बाद जो 4 आवर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो अपना प्रो ट्रेंड जब कंप्लीट करेगा, तो वो हर एक स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा फिर इस लोअर लो का ब्रेकआउट रहेगा। राइट, और यहाँ पे आप लोगों ने ये भी देखा कि हर स्ट्रक्चर का जो है एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम का मिटिगेशन स्ट्रक्चर है, ये 4 आवर का मिटिगेशन स्ट्रक्चर है। तो इससे आपको क्या समझ आया कि जब मार्केट में किसी टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट होता है तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या वो किसी डिमांड से किया जा रहा है या विदाउट डिमांड किया जा रहा है। अगर बिना डिमांड के किया गया तो वो जस्ट एक स्टॉप हंट भी हो सकता है, मार्केट वापस नीचे भी ड्रॉप कर सकती है। राइट, ये चीजें आपको पहचाननी है। अगर किसी डिमांड से किया गया है, इट मींस कि 4 आवर का स्ट्रक्चर जो है मिटिगेशन जाता है, जो कि उसे लोअर टाइम फ्रेम क्रिएट करके देगा, और लोअर टाइम फ्रेम अपना क्या बनाएगा, मिटिगेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। हायर टाइम फ्रेम भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, लोअर टाइम फ्रेम भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, और इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। राइट, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि 15 मिनट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। अब जैसे ही 15 मिनट ने अपना हायर लो और हायर हाई क्रिएट किया, उसने टैप किसको किया है, एक्चुअल तो उसने 4 आवर को टैप किया है। तो जैसे ही 4 आवर की सप्लाई को टैप किया है, राइट, और हम अगर बैक पिक्चर में जाके देखेंगे, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे 4 आवर की ये वाली सप्लाई को टैप किया है, तो ये सिर्फ मार्केट में क्या था, 4 आवर के अकॉर्डिंग तो ये इंड्यूसमेंट ही था। राइट, अब 4 आवर के अकॉर्डिंग ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट को वो गैप फिल करना है। गैप फिल करने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बायर चाहिए। अब डाउन ट्रेंड मार्केट मतलब, अब बायर कैसे आएंगे, बायर आएंगे या तो किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो या सेलर को बायर में कन्वर्ट किया जाए। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही 4 आवर की सप्लाई जोन पे टैप करते हैं, उसको फिल करने के लिए इस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करते हैं, यहां से सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। उस सेल साइड लिक्विडिटी से उन्हें पावर मिलती है कि वो मार्केट को अगेन यहां से कंटिन्यू कर सके और उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर सकें। तो यहां पे हम दो बार फंसते हैं, पहले 15 मिनट के हायर लो पे बाय करने के चक्कर में फंसते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि वो लोअर हाई बन गया तो वहां सेल करने के चक्कर में फंसते हैं। तो जब बाय करने के चक्कर में फंसते हैं तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब होती है, जिसको मार्केट जिसमें बिग प्लेयर उस लिक्विडिटी को यूज करके बिग प्लेयर जो है यहाँ पे अप ट्रेंड क्रिएट करने में जो है सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि जब हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड से ज्यादा सप्लाई भी हो जाती है, तो उन्हें अगर अपना टारगेट पूरा करना है तो उन्हें सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए, जिसके कारण आपके लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को वो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, उसका ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट मार्केट में हम क्लियरली देख रहे हैं कि 15 मिनट को यहाँ पे बियरिश कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या ही पता चलेगा कि मार्केट में तो 15 मिनट का ट्रेंड बियरिश हो गया, बट ये नहीं पता है कि वो सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या है, उनका टारगेट अभी पेंडिंग है। तो मार्केट अगेन यहां से कंटिन्यू करेगा, डेफिनेटली करेगा, और वो अपने टारगेट को अचीव करेगा। तो जो उस सप्लाई को देख के सेलर आएंगे, वहां से वो उन्हें लोअर टाइम फ्रेम में फिर से इंड्यूस करेंगे, जिससे मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट होगी।
और उसको हंट करके अपने ऑर्डर्स को फिल करके फिर वो अपना जो है प्रो ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, फिर से आपका ये वाला हायर लो और 4 आवर का हायर लो ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिटिगेशन स्ट्रक्चर जो मार्केट में बनाया गया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए, या उनके गैप को फिल करने के लिए, या जो रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करते वक्त यहाँ जो पोजीशंस उनके ड्रॉ डाउन में चल रहे थे उसको मैनेज करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रक्चर मार्केट में आते हैं। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या मैं इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा हूं, क्या मैं मिटिगेशन स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा हूं, या मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखा जाए 4 आवर के अकॉर्डिंग तो ये जस्ट एक इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर था, बट 15 मिनट के अंदर वो क्या बना था, हायर लो। तो हम हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई पे पहुंचने के बाद लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्ट्रक्चर की मदद से मार्केट को सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करनी है और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, इसलिए वो ब्रेकआउट हो सकते हैं। बट जब उनका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो फिर हम कंप्लीट रिवर्सल की वहां से तैयारी कर सकते हैं, अपने सेल पोजीशन बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।